वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे हम लोग 23 दिसंबर 2021 में पूछे गए हिंदी के 15 पेडागोजी का और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सीटेट का एक ही फंडा है, जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। देखिए पूछा क्या है, सही नहीं है। आपको नहीं पर ध्यान देना है। 3 ऑप्शन इसमें सही होगा और एक नेगेटिव होगा, आपको नेगेटिव को चुनना है। भाषा ऑप्शन 1 है, भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं। मतलब एक भाषा दूसरे भाषा से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड होते हैं, ये होगा नहीं, हमको नेगेटिव ढूंढना है। और ऑप्शन 2 में है कि यदि अवसर तथा यथायोग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर अवसर मिले आपको, अगर इंग्लैंड में पैदा होते हैं तो आपकी मातृभाषा इंग्लिश हो जाती है, और वही बच्चा जब बंगाल में पैदा होता है तो बच्चा बंगला जानते हैं। तो ये अवसर और पर्यावरण मिलने पर बच्चे भाषा आसानी से सीख सकते हैं। और ऑप्शन 3 में है, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। मतलब इसका ये कहना है कि जब हम मातृभाषा को जानते हैं तो हमको विदेशी भाषा सीखने में ये क्या करती है, बाधा डालती है। तो ऐसा नहीं है, मातृभाषा हमको दूसरे भाषा सीखने में मदद करती है। और यहाँ क्या बोला कि हस्तक्षेप करती है, मतलब रुकावट उत्पन्न करती है, तो जो बिल्कुल गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत पूछा है। तो थर्ड बिल्कुल सही है। और 4 में है, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है, थर्ड इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है क्या कहलाता है। पहला है संरक्षित तथा रेखीय, दूसरा है विकासमतक, तीसरा है आकृति आधारित, चौथा है भाषा आधारित। सवाल ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी जो है पढ़ना सीखते हैं वो क्या कहलाएगा। देखिए शिक्षार्थी अगर पढ़ना सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तो वो विकासमतक होगा, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, उनके अंदर जो है लर्निंग हो रही है, विकास हो रही है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है, इसे क्या माना जाता है। क्या करता है जब बच्चा मतलब अपनी मातृभाषा के अलावे जब भाषा को सीखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा लर्निंग बोलते हैं। और जो भाषा वो एक्यूज़ करते हैं उसको भाषा अर्जन बोलते हैं। तो यहाँ द्वितीय तथा तृतीय भाषा सीख रहे हैं, मतलब भाषा को लर्निंग कर रहे हैं। तो पहला है कि भाषा अर्जन, भाषा अर्जन नहीं होगा। भाषा अर्जन जो होता है मातृभाषा का होता है। भाषा की अमूर्तता, मतलब भाषा की अमूर्तता वाली बात यहाँ कुछ है नहीं, भाषा वृद्धि भी नहीं है। और चौथा में भाषा सीखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चा द्वितीय या तृतीय भाषा जब सीख रहा है तो वो लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है। 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है ये, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में और उर्दू के जो लैंग्वेज का जो सब ये रहेगा, पेपर रहेगा, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जब हम कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं क्लास में, तो इससे हमारा क्या मतलब उपयोग होता है, क्यों हम सुनाते हैं बच्चों को कहानी। ऑप्शन 1 में है कि नैतिकता के लिए कहानी का प्रयोग। सही बात है कि हम बच्चों के अंदर नैतिक विकास के लिए कहानी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का हम बच्चों को कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि बच्चे में एक अच्छी मोरालिटी हो। तो एक तो सही है। और 2 में कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियाँ, ये भी सही है कि बच्चे को क्या करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी हम कहानी सुनाते हैं। 3 नंबर में रणनीति के रूप में कहानी, ये और ज़्यादा अच्छा है कि जब हम किसी भी चीज़ के एक नया रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तब कहानी सुनाते हैं। तो उसके अंदर नैतिकता भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। और ऑप्शन 4 में है संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना, मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में। तो ये भी सही है, ऑप्शन चारों सही है। लेकिन देखिए ऑप्शन जो 3 है उसमें बाकी के 3 ऑप्शन इंक्लूड है। क्यों, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, इसका ये अर्थ है कि जब हम कहानी सुनाएंगे बच्चों को तो एक ये रणनीति बनाएंगे, मतलब उसके अंदर स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी। बच्चे को हमको कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करना है और नैतिकता का भी हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हम अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चे के अंदर अच्छी मॉरलिटी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर। कक्षा 4 की अध्यापिका को मैं के अंदर, साथ, के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देती है जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया है। बाद में
वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में स्थानवाचक शब्दों के लिए को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? देखिए, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक वर्ड होता है उसके बारे में हम बच्चों को बीच बीच में कहते रहते हैं कि ये के अंदर है, के लिए है, को है, मैं है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो चेतना होती है उसको हम बढ़ाते हैं। बच्चे के अंदर जो एक मतलब बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को हम उस वर्ड पर फोकस कराते हैं ताकि उसके जो है ध्यान कहीं और डाइवर्ट ना हो। तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसी रणनीति को सचेतना बढ़ाना, मतलब कि हम बच्चे को जो है कॉन्सेंट्रेट बच्चे का बढ़ाते हैं, जो बिल्कुल 3 में है सचेतना के रूप में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? कि बहुभाषिकता जो है विद्यालय में एक योजना के रूप में है, इसका क्या अर्थ है? पहला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा यानी घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही है कि बहुभाषिकता का मतलब होता है कि जब बच्चे शुरुआत हो एकदम बेसिक लेवल पर हो तो उसको हम उसके मातृभाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें अधिक भाषा हम जोड़ देंगे। 1 सही है, लेकिन आगे चेक करेंगे। सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को आप बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर किसी एक भाषा के लिए आप उसको निर्देश नहीं दे सकते हैं, तो सेकंड होगा नहीं। और थर्ड में है, सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा तथा हिंदी सीखते हैं, मतलब बेसिक लेवल से। आधारभूत को इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं, बेसिक स्तर से अंग्रेजी सभी बच्चे, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी बच्चे बेसिक लेवल पर अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, तो थर्ड भी गलत है। और फोर्थ में है, प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में। देखिए, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा सही है और उन्होंने कहा कि जो उच्च प्राइमरी होता है वहाँ पर अंग्रेजी। जरूरी नहीं है कि बच्चा अपर प्राइमरी में जाकर अंग्रेजी माध्यम अपनाए, वो हिंदी माध्यम भी अपना सकता है, गुजराती भी अपना सकता है, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। जो ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, जो ऑप्शन बी में है। और आप लोगों के लिए मेरा सवाल ये है कि ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि ये हिंदी जो है भारत का राजभाषा है? और आपके लिए ये सवाल है, क्या भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा भी है क्या? मतलब भारत का राष्ट्रीय भाषा है क्या कोई? मतलब ये सवाल, और ये सवाल की राजभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां, जब बच्चे शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पढ़ने के दौरान कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तो उसकी त्रुटियां हमें किस ओर संकेत करती है? पहला है, तुरंत ठीक करनी चाहिए। तो ये इसका कहना है ये है कि बच्चे को क्या करेंगे, गलती करे तुरंत ठीक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे डर जाएंगे और वो मतलब कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने का। और सेकंड में बिल्कुल ठीक नहीं की जानी चाहिए। ये भी गलत है कि जो गलत कर रहा है बार बार उसको गलत करने दे, नहीं, उसको ठीक करेंगे, लेकिन आगे देखिए क्या है, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चों को क्या करेंगे, अभ्यास, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके उनके ध्यान में लाएंगे, रटवाएंगे नहीं, उन्हें डांटेंगे भी नहीं, टोकेंगे भी नहीं, उनके ध्यान में लाएंगे। और 4 में है, आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए। देखिए, अभ्यास के द्वारा तो ठीक है, आरोपण यहाँ गलत है। क्यों? बच्चे को आप आरोप लगा के कि यहाँ तुम गलत हो, इसको ठीक करो, अभी अभ्यास करो इस पर, आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। मतलब एक टॉपिक ले लिया, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनका चर्चा किया और उनको बाद में उन्हें लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपगम को क्या कहेंगे? तो अब जब बच्चों ने उसको लिखा, एक अनुच्छेद भी लिखा, तो अपने विचारों को लिखा उस अनुच्छेद में, तो इसको आप क्या कहेंगे? पहला है लिखने का उत्पाद उपगम, दूसरा है लिखने का प्रक्रिया उपगम, तीसरा है लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, और चौथा है व्यक्तिगत लेखन। देखिए, ये व्यक्तिगत लेखन नहीं है क्योंकि एक समूह में चर्चा किया गया है एक टॉपिक का, उसके बाद लिखने के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने मन से लिखने के लिए दिया गया है। तो 4 तो होगा नहीं। 3 में कि लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी, बिल्कुल नहीं, कि एक रणनीति भी नहीं है लिखने की, वहाँ उसे टॉपिक दे दिया गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लिखने का
प्रक्रिया उपगाम, मतलब ये जो लिखना जो है जो शुरू कर रहा है उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ये। तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो शिक्षक क्या कर रहा है कि बच्चे की सभी घटनाओं को उसमें मतलब अभिलेख कर रहा है, सारी घटनाएं दर्शा रहा है और उनके विभिन्न सीखने के जो अवसर होते हैं उसको दर्शा रहा है, उसके असेसमेंट को दर्शा रहा है। तो ये जो फाइल है, इस फाइल को क्या कहेंगे? आसान सा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो कहेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी घटनाएं शामिल होती है, चाहे वो शैक्षिक हो या गैर शैक्षिक हो, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के लिए प्रतिफल पर केंद्रित है? मतलब प्रतिफल पर केंद्रित कौन सा? इसमें 4 तरीका दिया गया है। पहला है मातृभाषा आधारित भाषा शिक्षण, ये प्रतिफल पर नहीं है। दूसरा है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण, बिल्कुल सही है कि आप किसी भी बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो वो कितना दक्ष है इस पर हम जोर देंगे। तो ये क्या है? हमारा प्रतिफल है, बच्चे की हम दक्षता, उनके अंदर क्वालिटी को हम देखेंगे। तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौना लाता है या लाती है, इस वस्तु को जाना जाता है। मतलब कोई टीचर है, बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए वो घर से खिलौना और बर्तन लाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सहायक सामग्री। सहायक तो है ये, मतलब कि जो वस्तुएं ला रही है वो बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सहायक है, सही है। दूसरा है वास्तविक वस्तुएं, ये ज़्यादा सही है कि ये क्या है कि बच्चे इस चीज़ को घर में देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उन चीज़ों के साथ खेलते हैं, तो ये वास्तविक वस्तुएं हैं और बच्चे को खेल द्वारा आसानी से कोई भी बात समझाया जा सकता है। तो सेकंड ज़्यादा सही है। और थर्ड में है कि भोजन पकाने की वस्तुएं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ खिलौने भी हैं। चौथा है कि विषयक शब्दावली, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा प्राकृतिक दृश्य, इमारतों, व्यक्ति जैसे थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। ये कार्य किस रूप में जाना जाता है? मतलब क्या करती है, कोई अध्यापिका है, टीचर है, वो बच्चों को कुछ 4-4 समूह में बांट देती है, उसके बाद मंथन करने के लिए कहता है कि इन पर प्राकृतिक चीज़ों पर, इमारतों पर और कुछ थीम पर उन्हें चर्चा करने के लिए कहती है और बाद में उसके एक रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट बनाती है। तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, भ्रमण तो होगा नहीं, बोलना तथा लिखना बिल्कुल इसमें नहीं है। प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट वाली बात है नहीं। और ये परियोजना कार्य, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परियोजना है, परियोजना कार्य है। 1 बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? कोई अध्यापिका है कि जो कक्षा 3 के बुक में, हिंदी बुक में डैफोडिल नामक एक कविता है, उसको पढ़ाने से पहले वो बच्चों को कहता है कि आस पड़ोस से कुछ विद्यालय के रास्ते, जब तुम्हारा घर के अगल बगल से कुछ घास तथा पौधों के बारे में जान कर आओगे, उसको देख कर आओगे, अवलोकन करके आओगे। तो ऐसा टीचर या जो अध्यापिका है वो क्यों कर रही है? पहला है कि शिक्षार्थियों से अपने आस पड़ोस से डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना बिल्कुल नहीं। वो ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि वो बच्चे फूल लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है कि बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को शुरू से देख रहे हैं, तो उनके उस ज्ञान को कक्षा के जो ज्ञान है, जो सिलेबस का है, उससे जोड़ देना है। एनसीएफ हमारा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करता है। तो सेकंड सही है। 3 में है मानस मंथन गतिविधि, ऐसा भी नहीं है कि इस पर कोई गतिविधि करेंगे या मानस मंथन करेंगे। और 4 में है कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक ज्ञान शिक्षण, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सेकंड यहाँ ज़्यादा सही है क्योंकि पूर्व ज्ञान को हम बच्चे के नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सीटेट के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। निम्नलिखित में से पहला ऑप्शन है लेखन से पहले पठन का विकास होता है, बिल्कुल गलत। सबसे पहले आपको वो जो LSRW होता है, सबसे पहले क्या होता है? लिसनिंग, तब स्पीकिंग, तब LSRW, तब रीडिंग, तब राइटिंग। तो उसमें एक गलत है। सेकंड में है पठन से पहले शिक्षार्थियों को लिखने की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं, पढ़ने से पहले लिखना नहीं होता है, सबसे लास्ट में होता है लिखना।
और 3 में पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। बिल्कुल सही है, पठन लेखन क्या होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। बताते हैं कैसे, पहले ऑप्शन 4 देखते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप मतलब बाधा करती है, बिल्कुल नहीं। देखिए LSRW जो होता है, इसमें क्या है कि सारे जो 4 जो होता है LSW नहीं RW, तो सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, तब होता है राइटिंग। लेकिन ये क्या होता है कि चारों अलग अलग नहीं है, एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अगर पूछा जाए सबसे पहले क्या होता है तो लिसनिंग होता है, सुनना होता है, लेकिन बाकी के जो 3 है स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा है। अगर लगा है और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।